हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज फॉर क्लास 12 फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12 फिजिक्स के लिए एक धमाकेदार सीरीज, जिसमें हम 12 फिजिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप 12 फिजिक्स को बहुत ही धमाकेदार से पढ़ोगे। एक एक लेक्चर आपके फिजिक्स के डर को दूर करेगा। आई प्रॉमिस यू गाइस, अगर आप इस लेक्चर्स को ईमानदारी से रेगुलरली देखेंगे तो आप पाएंगे कि फिजिक्स आपकी पहले से बहुत मजबूत बन चुकी है और आपका इसमें डर खत्म हो चुका है। हाँ जी, तो इस वीडियो के साथ शुरुआत क्यों की थी मैंने, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या था, मुझे चाहिए थी आज इस वीडियो में धमाकेदार एंट्री, तो मैंने कहा भाई 4 3 2 1 एंड गो। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस वीडियो को ना मुझे चाहिए था एक एक्सपेरिमेंट मिल जाए जिससे मैं इस वीडियो की शुरुआत कर सकूं। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने 4 साल पहले वीडियो बनाई थी, ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो 4 साल पहले वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट दिखाया था और उसी एक्सपेरिमेंट को आज हम करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि इसी वीडियो की क्लिप से वो चीज मैं आपको दिखा सकता हूं। हाँ, तो मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो वीडियो है ना, ये सारी वीडियोस मैं 4 साल से जो बना रहा हूं ना, इन सब में कुछ कमियां हो सकती हैं, गलतियां नहीं, कमियां हो सकती हैं, कुछ छोटी मोटी सुधार की जरूरत हो सकती है, लेकिन इन सभी वीडियोस में एक चीज की कमी कभी नहीं रही, वो थी एनर्जी, वो था जोश। कि भाई मैं आपको जो चीज देना चाह रहा हूं ना, वो आपके दिमाग तक बैठनी चाहिए। यही मेरी कोशिश थी और यही मेरी कोशिश रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। तो बस सिंपल सी बात, एक ही बात कि अभी तक आपने ना सब्सक्राइब तो करके रखा होगा। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन को हिट नहीं किया, सब्सक्राइब के पास वाली घंटी तो दबा दो उसको, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचनी चाहिए। याद रखिएगा कि नोटिफिकेशन जाएगी, इफ नोटिफिकेशन गॉन देन फिजिक्स का डर गॉन। ठीक, तो आपको याद रखना है कि नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखें आप। चलिए, तो ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके 12th के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एक एक बातें आपके दिमाग में बैठेगी, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ तो देखो जरा, यहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर का मीनिंग, नाम का मीनिंग सब बताएंगे आपको, लेकिन ये देखो, ये देख लोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। आपने देखा बोला सर क्या पुरानी सी बात है, अरे देखो ना, देखो जरा, अरे वाह मजा आएगा। देखिए अभी तो यहां पर क्या हो रहा है ना, एक पेन है, मैंने इस पेन को अपने बालों से रब किया हुआ था, ये पेन है और इस पेन ने, ये देखो मेटल के, ये मेटल के पीस हैं, ठीक, मेटल के चिप्स को ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है ना। अभी आप और इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तब आपको मजा आएगा। देखिए जरा, अभी देखो मैं बालों से अभी रब कर रहा हूं इसको, अपने पेन को, ठीक है। तो अभी देखिए जरा, अरे वाह 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 क्या सीन है। हाँ जी, देखो, अरे वाह 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 वाह, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। ये है सच्चा प्यार। देख रहे हो, ये देखो, एक बार फिर से देखना, अभी देखो, वाह वाह क्या सीन है गाइस। तो अभी आपको यहां पर समझना है कि ये एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि इस पेन ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। जरा देखना कि ये पेन क्या कर रही होगी, इस पेन ने इसको खींच लिया ना, मतलब फोर्स लगा दिया। और इस तरह के फोर्स को हम फिजिक्स में बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहीं से हमारे इस चैप्टर की शुरुआत है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अभी इस आपने देखा कि अभी हमने इस पेन और मेटल की चिप्स के बीच में, मेटल की जो पतली पतली फॉइल थी ना, पेन और मेटल फॉइल के बीच में आपने देखा एक फोर्स लग रहा है। और इस फोर्स, ये फोर्स कौन सा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इसी तरह से दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती हैं, तो वहां पर जो फोर्स होगा ये होगा फोर्स ऑफ रिपल्जन, मतलब दूर पुश कर सकती हैं। ठीक, तो आपने देखा कि भाई दो बॉडीज आपस में बिना किसी फेविकॉल फेविक्विक के हेल्प से एक दूसरे को खींच सकती हैं, पकड़ के रख सकती हैं, और ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये हमें अपनी डेली लाइफ में हमेशा हर जगह देखने को मिलते हैं। आपने अभी ये पेन और इसके बीच में देखा, आप इसी तरह से अपने घर पे को मतलब कंगा लें और जो है उस पेपर के पीसेस को भी आप अट्रैक्ट इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार पार्टी में हम गए तो हमने देखा कि एक बलून को हमने बालों से रब करके दीवार पर चिपका दिया। हाँ बोला सर, हाँ देखा है ना। तो ये जो बलून और दीवार के बीच में एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को भी हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अच्छा, कई बार आपने देखा है कि अगर हम टेलीविजन स्क्रीन के पास से निकल रहे हैं ड्राई डेज में, तो हम देखते हैं कि हमारे जो हाथ के रोम होते हैं ये उसकी साइड खींचने, मतलब अट्रैक्टेड हो जाते हैं। देखा है आपने? चलिए, तो ये जो सारे के सारे हमने एग्जाम्पल देखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इस चैप्टर में जो सब कुछ पढ़ने वाले हैं दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ गाइस। ओके, नाउ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट 1 का जो नाम है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टेक नाउ। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग जो होता है दैट इज, देखो, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक? तो हमने बोला चार्जेस। टेक नाउ, स्टैटिक्स हम फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम रेस्ट की स्टडी करें। तो इलेक्ट्रो, तो आप स्टैटिक्स मान लें स्टडी एट रेस्ट, स्टडी एट रेस्ट। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रेस्ट चार्जेस की स्टडी करने वाले हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ने वाले हैं जो कि एक जगह पे रखे होंगे, ठीक? क्योंकि चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, चार्जेस एट रेस्ट हम कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो यूनिट, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो यूनिट नंबर 1 है इसमें आपको दो चैप्टर मिलेंगे। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो अभी अभी आपने देखा कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स हो सकता है, और इस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम दिया हमने इस फोर्स को? इस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए, मैं यहां पर नहीं, ये पीडीएफ आपके काम आ जाएगी, तो इस फोर्स को हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए, तो आपने देखा कि वो जो पेन थी ना, उस पेन में फोर्स लगा पाया, तो उस पेन के पास ऐसा क्या हो गया था बालों में रब करने से कि ये फोर्स लगा सकी? क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपने पेन उठाई और उसके पास में लेके गए और उसको खींच ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके आ जाने से वो मटेरियल दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, जैसे मान के चलो ये मेरे पास प्लास्टिक की पेन है, इसको मैं नॉर्मली प्लास्टिक की पेन है जेब से निकालूं और डायरेक्टली किसी चीज को अट्रैक्ट कराने की कोशिश करूं, ये पेन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके पास अभी वो प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मैंने जब उसको बालों से रब किया, बालों से बहुत रब किया, और उसके बाद मैं देखूंगा कि ये पेपर के पीसेस को, मेटल के फॉइल्स को ये उठा लेगी, तो उसका मतलब है इसके पास ऐसा क्या आ गया? तो इसके पास आ गई वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकती है और पेपर को उठा सकती है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मटेरियल दूसरे मटेरियल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है और उस बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। क्लियर है बात नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी of an object due to which it can exert electrostatic force of attraction और repulsion। एग्जांपल के तौर पे आपने देख लिया कि बलून हम दीवार से जब चिपकाते हैं तो बलून और दीवार के बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों लगता है? क्योंकि ये जो बलून है हमारे बालों से रब करने पर ये चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया, इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो चार्ज कैसे आता है ये सारी चीजें तो हम जानेंगे ही, लेकिन आपने इससे पहले पढ़ के रखा है ना ऑलरेडी, चार्ज सुना हुआ है, चार्ज होते हैं, ठीक ना? तो पहले हम बता दें आपको कि भाई चार्जेस जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका नेगेटिव चार्ज और एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? चार्ज कैसे आता है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, चलिए, अगर हम मास की बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना कितना मास होता है, तो प्रोटॉन का जो मास होता है ये है आपके पास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg
इसके बाद इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसी तरह से न्यूट्रॉन पे जो मास होता है ये होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन से एक्चुअली बड़ा है, क्योंकि प्रोटॉन में आ रहा है 1.674 जबकि यहां पे आ रहा है 1.672। तो आप यहां पर देखें कि जो प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन है या कहूं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जबकि इस न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इसका जो चार्ज होता है दैट इज 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0। और अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है। चलिए, अच्छा एक चीज आपने सोची कि चार्जेस का नाम, जैसे चार्जेस आपने पढ़ा है अभी तक, चार्जेस का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों होता है? चार्जेस का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों होता है? मतलब आपने कभी नहीं सोचा कि सर चार्जेस जो है वो कुछ भी हो सकते थे ना, कि भाई देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चार्जेस की जो डिस्कवरी है, चार्जेस की डिस्कवरी की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस की डिस्कवरी की कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, और उसका नाम रख दिया, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, और रैंडम रख दिया कि भाई एक घर में जो है दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक का नाम रख दिया, इंग्लिश बोले, एक का क्या नाम बताए, एक का नाम रख दिया भाई निक और दूसरे का रख दिया जोनस। हाँ जी, तो आप जरा सोचो कि एक का नाम निक दूसरे का जोनस, तो दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुआ, मतलब दोनों ट्विंस हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, तो रैंडम रख देंगे ना दोनों का नाम, एक का नाम हो गया निक और दूसरे का होगा जोनस, है कि नहीं? तो आपको यहां समझना है कि इसी तरह से ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रैंडम एक चार्ज का नाम पॉजिटिव दे दिया और दूसरे का नेगेटिव दे दिया, बोला कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। चलिए, लेकिन जरा सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक को नाम दे देते बेंजामिन और दूसरे टाइप के चार्ज को नाम दे देते फ्रैंकलिन? क्योंकि आपने देखा ना कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने अपने नाम पे जो चीजें बना देते हैं। हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था। चार्जेस का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि देखो, अगर हमारे पास एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी बॉडी इक्वली नेगेटिवली चार्ज है, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इन दोनों बॉडीज पर जो नेट चार्ज हो गया, क्योंकि दोनों पर इक्वल चार्ज था, दोनों पे जो नेट चार्ज हो गया अब ये 0 हो गया। इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों पर नेट चार्ज कैसा हो गया? इन दोनों पर नेट चार्ज हो गया 0। ठीक, तो ऐसा सिर्फ मैथमेटिक्स में ही हो सकता है कि एक तरह का चार्ज दूसरे तरह के चार्ज से मिले, या एक टाइप के जो डिजिट दूसरे टाइप के डिजिट से मिले और आंसर 0 आ जाए। ऐसा सिर्फ मैथ्स में ही हो सकता है कि भाई +5 और -5 मिल जाए तो आंसर 0, +2 -2 मिल जाए तो आंसर 0। इसलिए उन्होंने जो है जो नाम रखा वो मैथ्स के टर्म में, मैथ्स के फॉर्म में रखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो टाइप के चार्ज मिलने पर जो रिजल्ट है वो 0 सिर्फ मैथमेटिक्स में ही हो सकता है। केमिस्ट्री में ए और बी मिला दोगे, एक लेटर दूसरा लेटर मिला दोगे इंग्लिश में तो कुछ और बन जाएगा। केमिस्ट्री में एक केमिकल से दूसरा केमिकल मिला दोगे तो कुछ और बन जाएगा, लेकिन कैंसिलेशन नहीं होता। तो कैंसिलेशन सिर्फ कहां होता है? मैथमेटिक्स में। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस का नाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिया। आगे बढ़ेंगे तो भाई अब जो सवाल आता है हमारे पास वो ये है कि हाउ ए बॉडी गेट्स चार्ज। बोला ये बॉडी किस तरह से चार्ज होती है? कोई बॉडी, जैसे कॉम्ब जो है आपने उसको बालों से रब किया, पेन को आपने बालों से रब किया, तो उस पर चार्ज कैसे आता है ये हमें समझना है। तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज आने का जो मेन रीजन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो हमेशा याद रखिए चार्ज, ठीक है, चार्ज ओरिजिनेट्स बाय,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है? तो आंसर है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब चार्ज आता है। लेकिन ये अधूरी बात है। ये कैसी बात है? ये अधूरी बात है। ठीक, देखो तो अभी हम क्या करते हैं कि मान के चलो कि मेरे पास एक नॉर्मल सा एक कंडक्टर है, या मेरे पास नॉर्मल एक बॉडी है ए। इस बॉडी में जो प्रोटॉन है, या मैं कहूं एक एटम है, चलिए, या मैं कहूं एक बॉडी है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? मैंने कहा 100। ठीक, इसी तरह से मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहा मैंने 100। सिमिलरली मेरे पास एक बॉडी बी है, और इस बॉडी बी के पास भी इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक, क्या? 100 प्रोटॉन और 100 ही इलेक्ट्रॉन। 100 ही इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताएं अभी दोनों के पास नेट चार्ज कितना है? अभी दोनों के पास नेट चार्ज कितना है? बोलो 0। लेकिन जब आप इन दोनों बॉडी को आपस में रब करेंगे, रबिंग करेंगे दोनों बॉडीज को, तो क्या होता है कि भाई आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो आउटर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब आपने इन दोनों बॉडीज को रब कर दिया, तो इन दोनों बॉडीज को रब करने से क्या होगा कि चांसेस बनेंगे कि एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में एंटर कर जाएं। देखो ऐसा भी क्यों होता है कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर क्यों करेंगे? हाँ, ये हमें समझना है। ठीक, चलिए, तो अगर मैंने कहा कि जब मैंने ए को बी से रब किया, तो रब करने से क्या होगा कि भाई चांसेस बनेंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए इसमें। इसके मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन बी के 10 इलेक्ट्रॉन ए में पहुंच गए। तो अभी क्या होगा? बी के 10 इलेक्ट्रॉन ए में जब पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई ए के पास 110 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पैक है, तो प्रोटॉन 100 ही है। नाउ अब यहां पे क्या हुआ कि जब बी के इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पे बचा 90 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन। तो आपने देखा कि भाई ये यहां पे प्रोटॉन तो पहले भी सेम था और यहां पे भी सेम है, लेकिन हुआ क्या? यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। क्या बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी? ये बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है? और ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी? इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कम और यहां पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो ये वाली बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो आपने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास क्या ज्यादा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास अगर मैं बात करूं क्या कम है, तो याद रखना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी को हम बोलते हैं डेफिशिट या डेफिशिएंसी। तो डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या है? तो आप देखेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको बोलते हैं सरप्लस, या फिर और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए, तो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि बॉडी चार्ज कब होती है। तो इस बॉडी के पास पहले भी इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास भी थे। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की सरप्लस या एक्सेस हो गई, और दूसरी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी या डेफिशिट हो गई। और इस डेफिशिट या सरप्लस के कारण, इस डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कोई भी बॉडी चार्ज हो जाती है। तो हाउ ए बॉडी गेट्स चार्ज, तो आप यहां पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि भाई ये जो है ना बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे लिखेंगे और बाय एक्सेस और डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिट या एक्सेस होगी तब जाकर ही ट्रांसफर होने से वहां पर बॉडी चार्ज होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब अगर मैं आपसे कहूं विच बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज, तो आप यहां पे लिख देना सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी। जिस बॉडी का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज, जिस बॉडी का इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, यहां पर आप हमेशा एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि कुछ भी हो जाए प्रोटॉन मूव नहीं करेगा।
क्या कुछ भी हो जाए प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है अपने न्यूक्लियस के अंदर पैक है, कैद है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। आगे बढ़ेंगे तो अपने दिमाग में आता तो है कि सर ने ये कह दिया कि ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या बी से ए में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो सकता है, इसके क्या चांसेस बनते हैं। तो मान के चलो मैंने कहा ये ए है और ये बी है, और अगर मैंने दो बॉडी को रब किया, दो बॉडी को रब करने से अगर इसके 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, अच्छा जैसे मान के चलो मैंने बॉडी ए को बॉडी बी से, अच्छा नॉर्मल मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि मैंने पेन को बालों से रब किया, पेन को मतलब प्लास्टिक को हेयर से रब किया, तो पेन के पास कौन सा चार्ज आएगा और हेयर्स के पास कौन सा चार्ज आएगा, मुझे कैसे याद रहेगा। या मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया, तो ग्लास के पास कौन सा चार्ज आएगा और सिल्क के पास कौन सा चार्ज आएगा। हाँ, मैंने यहां पर एक ग्लास की बॉल को यहां पर सिल्क के क्लॉथ के साथ रब कर दिया, तो ग्लास पर सिल्क पे कौन सा चार्ज आएगा, भाई मुझे कैसे याद रहेगा, बोलो जरा, नहीं याद रहेगा ना। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसा याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है कि एक सीरीज होती है जिसका नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। यह सीरीज आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। इस सीरीज में क्या होता है कि साइंटिस्ट ने ऑलरेडी मटेरियल्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिया, और ऐसे अरेंज किया है कि ऊपर वाला मटेरियल के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली बाउंड, लूजली बाउंड। ठीक, याद रखो, मैं अगर कहूं कि बी के इलेक्ट्रॉन ए में चले गए, इसका मतलब है कि बी के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड थे न्यूक्लियस से, इसके न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से पकड़ के रखा हुआ था। तो यहां पर ए और बी में जब फ्रिक्शन हुआ ना, तो चाह तो ए रहा था बी के इलेक्ट्रॉन खींचना और बी ए के इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा होगा, लेकिन हुआ क्या कि बी के इलेक्ट्रॉन कम ताकत से खिंचे हुए हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो इसने जो है अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच लिए, समझे ना, फ्रिक्शन से उलझ गए ना। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हमेशा निकल जाते हैं और दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो अब देखो इस सीरीज में आप देखना कि जो ऊपर है वो पॉजिटिव बनेगा, जो ऊपर है वो कैसा चार्ज, पॉजिटिवली, और जो नीचे है वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। तो अगर आप मान के चलें कि मेरे पास मैं कोई भी दो मटेरियल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ग्लास और पेपर को रब कर दिया, ग्लास और पेपर को। अब भाई मुझे कैसे पता पड़ेगा ग्लास के पास कौन सा चार्ज और पेपर के पास कौन सा चार्ज। अगर हमने इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में पढ़ के रखा हुआ है तो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई ग्लास ऊपर आ रहा है ना ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में, तो साइंटिस्ट ने इसको ऐसे अरेंज किया है, ग्लास के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, तो ग्लास और पेपर को रब करने से चेक करो ऊपर कौन है, तो ऊपर ग्लास है, तो ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पेपर के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी पेपर को स्टील से रब कर दूं या इसी पेपर को वुड से रब कर दूं, तो वुड की कंपैरिजन में पेपर ऊपर है, तो पेपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वुड पे नेगेटिव चार्ज। तो आप जिन दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं वहां पे चेक कर लो कि किसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में कौन ऊपर है, उसके हिसाब से उस पर वैसा चार्ज आ जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब हमें सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में, अगर आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया है तो समझ लो कि भाई हाउ पॉजिटिव चार्जेस मूव। हाँ, तो देखो मैं आपको बता दूं कि बच्चों के मन में ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हमने कहा कि भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, लेकिन बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता ही नहीं है। बोला प्रोटॉन तो सर न्यूक्लियस के अंदर पैक है ना। जैसे मान के चलो मैंने कह दिया कि ये एक एटम है और इस एटम में यहां पर एक न्यूक्लियस है और ये मतलब एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब मैंने कहा कि सर इसमें ना एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन कभी अपने न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं निकलते और न्यूक्लियस हमेशा घूमते रहते हैं। तो घूमता कौन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन। घर के बाहर कौन है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर भी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन।
तो जब हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर रहता है ना न्यूक्लियस के, है कि नहीं। तो यहां पर समझो एक्चुअल में क्या होता है, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके पीछे की छोटी सी कहानी है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई सर पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, तो देखो मैं यहां पे आपसे कहूंगा कि मान के चलो, अभी देखो पॉजिटिव चार्ज चला के देखेंगे, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ए बी सी डी ई। अभी क्या हुआ कि मान के चलना कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज ने इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ए का, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस ए का इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब अगर इसने ए का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो आप देखेंगे कि इस ए पर देखो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो इस ए का अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर ए का इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया। क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज। तो भाई इसके पास कैसा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसने देखो अब ये पॉजिटिव बन गया ना, तो उसने क्या किया कि नहीं मैं दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक। तो उसने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो भाई ये पॉजिटिव बन गया। अब जरा सोचो, और ये कैसा हो गया, ये हो गया न्यूट्रल। कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। नाउ अब इसने क्या किया, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो अभी आप देखें कि ये कैसा बन गया, बोला ये पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसको, तो ये खुद कैसा हो गया, बोला अब ये हो गया न्यूट्रल, ठीक। अब इसी तरह से क्या होगा, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन खींचा, तो खुद तो हो गया नेगेटिव पाके न्यूट्रल, लेकिन इसका क्या हो गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाने से ये पॉजिटिव हो गया। तो आप इस तरह से देखेंगे, तो आप इस तरह से देखेंगे कि भाई हमने सबसे पहले ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, वो इस पे आया, धीमे धीमे क्या हुआ कि ये सारे के सारे तो हो गए न्यूट्रल, ये सारे के सारे तो हो गए न्यूट्रल। लेकिन क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली कहां आ गया, अल्टीमेटली आ गया, ये प्लस जो था ये न्यूट्रल हो गया, ये प्लस जो था ये न्यूट्रल हो गया, ये प्लस जो था ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन सिर्फ इसके पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअल में ट्रांसफर कौन हुए, ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा था वहां पॉजिटिव आता जा रहा था। ये बात समझ में आई। तो एक्चुअल में हमेशा ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए तो वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बन जाता है। जैसे मान के चलो मैं एक जगह पे ऐसे बैठा हुआ हूं, ठीक है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, अब मुझसे कहा जाए खाली जगह करो, बोला खाली जगह बनाओ, तो मैं कहां से खाली जगह बनाऊंगा, मैं खिसक जाऊंगा तो वो जगह अपने आप खाली हो गई। तो इसका मतलब है खाली मतलब जगह ट्रांसफर नहीं होती, इंसान ट्रांसफर होता है। भैया कौन ट्रांसफर होता है, इंसान ट्रांसफर होता है। तो भाई मैं ट्रांसफर हो गया, जगह अपने आप खाली हो गई। तो इसी तरह से प्रोटॉन थोड़ा ना ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और जगह अपने आप खाली हो गई। चलिए भाई बहुत सुंदर सी बात, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि भाई ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएगा अगर इस साइड तो पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा दूसरी साइड। चलो मैं ऐसा दिखा देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस साइड तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इस साइड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। चलिए भाई अभी हम बात करेंगे और भैया कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उस चार्ज को पहचानने का तरीका क्या होता है, ठीक। तो देखो अगर मान के चलो इस पेन के पास चार्ज है, तो अगर मुझे एक डिवाइस बनाना है, वो डिवाइस जो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को पहचान ले, तो कैसे पहचान सकते हैं उस डिवाइस की हम बात करते हैं। तो ऐसे डिवाइस का नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। चलिए तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस डिवाइस में क्या होता है, पहली चीज इस डिवाइस का काम होता है चार्ज को डिटेक्ट करना। डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज, इस डिवाइस का काम होता है चार्ज को डिटेक्ट करना। हालांकि ये सही तरीके से ये बता सकता है कि कौन सी बॉडी चार्ज है कौन सी नहीं, हाँ ये भी बता सकता है किस टाइप का चार्ज है, लेकिन
हर केस में हम इसको प्रॉपर तरीके से जो है नहीं बता सकते। जैसे मान के चलो कि अगर मेरे पास कोई भी एक पेन है, जनरली मैं किसी भी आपको एक अननोन पर्सन ने एक पेन दे दी और बोला सर ये बताओ कि इसके पास कौन सा चार्ज है, गोल्ड डीप इलेक्ट्रोस्कोप चेक कर लो। वी कैन नॉट चेक गाइस, हम चेक नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बहुत जो है तिकड़म बिठानी पड़ती है, ठीक, तब जाके ये चेक हो सकता है। तो हम इसमें सिंपल ये समझें कि गोल्ड डीप इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है। हालांकि ये नेचर ऑफ चार्ज भी बता सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बता सकता है कि टच कराओ बता दिया, उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना होता है। ठीक, बता दूंगा कैसे। तो मान के चलो कि इसमें इस डिवाइस में क्या था कि एक हमारे पास एक ग्लास का कंटेनर टाइप होता है, ठीक, और यहां पर क्या है, सुंदर नहीं बना ना, चलो मैं इसको सुंदर बना देता हूं। मुझे डायग्राम बनाने में थोड़ी सी हमेशा दिक्कत होती है। चलो, तो यहां पर क्या था कि ये इस तरह से एक कंडक्टिंग रॉड हो गई, ठीक, और इसमें यहां पर दो मेटल के फॉइल लगे होंगे, ये देखो इस तरह से। अब यहां पे मेटल के फॉइल मतलब गोल्ड फॉइल हम ले लेते हैं, दो गोल्ड फॉइल इस तरह से। गोल्ड फॉइल मतलब पतले पतले गोल्ड के पीसेस, एक में से दो पीस कर देते हैं ना। अभी देखो ये पूरी की पूरी जो रॉड है वो एक ही है, और इसके ऊपर एक कंडक्टिंग डिस्क लगी है। क्या लगी है? कंडक्टिंग डिस्क। इसको मैं नाम दे देता हूं कंडक्टिंग डिस्क, ठीक। चलिए, और ये क्या है? अच्छा, और यहां पर भी ना दो छोटी छोटी टिन फॉइल लगी होती हैं, टिन फॉइल, टिन की बनी होती है ये लिए, ये टिन फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक। ये ग्लास का बना हुआ है, नहीं देखोगे कैसे? हाँ, चील के आंखें क्या अपनी आर पार देख लेंगे। हाँ देखो, तो ये ग्लास कंटेनर है। अभी क्या होता है, और ये क्या है? कंडक्टिंग डिस्क। नाउ अभी समझो कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि अगर आप कोई भी चार्ज रॉड लेकर के आते हो, अगर आप कोई भी चार्ज रॉड लेकर के आते हो, मान के चलो कि इस तरह से ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए और आपने ये रॉड ले जा करके इससे टच करा दी। अब कुछ बच्चे को दिमाग में बोला सर टच नहीं कराते हैं, टच नहीं कराते हैं, वो सर दूर लेके जाते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर के आए तो टच भी करा सकते हैं, और आप पास में कांटेक्ट में लाओगे तब भी जो है इसमें चार्ज का पता पड़ जाता है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं, बोले सर टच नहीं कराते हैं। हाँ ना, तो अभी देखो यहां पर हुआ क्या कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अभी क्या हुआ, अगर इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मैं इसके साथ टच करा दूंगा तो क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे, ऊपर की साइड जाएंगे, और ये जो फॉइल है ना ये पहले कम फैली हुई थी, अब ये ऐसे फैल जाएंगी ज्यादा। बात समझ रहे हो? ये पहले ऐसे थी, ऐसे, अब क्या हो जाएंगी, जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिवली चार्ज। तो हम देखते हैं ये फॉइल पहले ऐसे थी, अब ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ये पहले ऐसी थी, अब ये फैल के ऐसी हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्यों फैली, क्यों? क्योंकि इस पे ही पॉजिटिव, इस पे ही पॉजिटिव, तो दोनों के बीच रिपल्जन हुआ और रिपल्जन के कारण ये इस साइड को फैल गई। ये क्या होता है ना, इस साइड को फैल गई, ठीक। तो अगर ये इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन होता है तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई ये जो रॉड है ये चार्ज्ड रॉड है। कैसी रॉड है? चार्ज्ड रॉड, चार्ज्ड रॉड है, ठीक। अदरवाइज हमें पता नहीं पड़ेगा कि ये रॉड चार्ज है कि नहीं। अच्छा, इसमें जो टिन फॉइल, ये साइड में जो फॉइल लगी होती हैं, ये सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। हाँ, ये फॉइल करती हैं, सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। अभी होता है सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि देखो ये जो फॉइल है ना, ये इस साइड को जो अट्रैक्ट हो रही है,
और ये जो टिन है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि अगर इसके पास प्लस चार्ज आया तो यहां पे अट्रैक्शन से माइनस चार्ज आ जाता है, तो क्या होता है कि ये प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हो जाता है और ये बहुत फास्ट जो है ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप से हम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं किसी बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं है। क्लियर है बात? नाउ अच्छा, आगे हम बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें समझनी है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन चलो, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मजा आ रहा है भाई? कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे कमेंट चाहिए कि बोला सर मजा आ रहा है, सर समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मेरी जो एनर्जी है वो उसमें जो है चार चांद नहीं लगेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे सिर्फ आपका कमेंट चाहिए, किसी और ने कमेंट किया है या ना किया, आप बस कमेंट करके बताओ कि सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। आप अगर कमेंट करोगे तो मुझ बेचारी जान को मोटिवेशन मिलती है। चलिए भाई, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करते हैं। तो देखो, चार्जेस जो होते हैं इनके पास किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती। प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इनमें डायरेक्शन नहीं है। तो चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, हमेशा याद रखो, टोटल चार्ज जो सिस्टम का होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व होता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज अकेला चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अकेला चार्ज डिस्ट्रॉय बोला सर, फिर दो चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं क्या? हाँ, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे तो कंजर्वेशन पर अलग से हम एक टाइम देने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, या मुझे सब बोलना चाहिए नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब भाई अगर इस सिस्टम का कांटेक्ट किसी और के साथ नहीं है तो उसका चार्ज जो होगा वो इसी सिस्टम में रह जाएगा। नाउ पहले तो क्या होता था कि भाई जो है ज्यादा एनर्जी आ रही है तो हमने लिया और हाथ जो है जोर से लकड़ी के बोर्ड पे दे मारा, लेकिन अब ऐसा नहीं करते, क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा जो है पैसे से बीतेगी, तो ऐसा काम ही क्यों करना अपन को। चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब समझो, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे बहुत सारे, आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इस पर लेक्चर मिलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं, चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटाइज्ड। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। तो जो चार्ज होता है ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो हमेशा एक फिक्स पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब खुला चार्ज नहीं मिलता। जैसे मान के चलो, मैं आपको बताऊं, चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो आप ऐसे मान के चलो, या तो एक इलेक्ट्रॉन के जितना ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन के जितना, चार इलेक्ट्रॉन जितना, 1000 इलेक्ट्रॉन जितना, 2000 इलेक्ट्रॉन जितना, 2001 इलेक्ट्रॉन जितना, 150 इलेक्ट्रॉन जितना। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा, चलो थोड़ा आसान सा फिगर ले लें, या तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रांसफर हो सकता है, या चार्ज दो इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। या तो एक इलेक्ट्रॉन के जितना, उसके बाद दूसरा पैकेट 2 इलेक्ट्रॉन की तरह मिलेगा चार्ज का, तीसरा पैकेट 3 इलेक्ट्रॉन की तरह मिलेगा। कभी भी जो पैकेट है मतलब खुला चार्ज नहीं मिलेगा कि 2.1 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज भी ट्रांसफर हो जाए, 2.4 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज भी ट्रांसफर हो जाए, ऐसा गाइस नहीं होगा। तो आपको यह समझना है कि जो चार्ज जो ट्रांसफर होता है, दिस चार्ज ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, दैट पैकेट इज इक्वल टू द NE। N क्या है? N है इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर आपको समझना है कि जो चार्ज जो ट्रांसफर होगा ये हमेशा पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। कभी भी ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम नंबर ऑफ चार्ज या रैंडम वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो हो जाए। ठीक, हम इस पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर, मास इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द चार्जिंग प्रोसेस। बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कह देते हैं कि भाई एक बॉडी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो आप मुझे बताइए कि मास किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का या नेगेटिवली चार्ज बॉडी का? जरा फास्ट
बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे आपका कमेंट चाहिए गाइस, मुझे कमेंट चाहिए आपका। भाई ये बताओ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या नेगेटिवली चार्ज बॉडी, दोनों में से किसका मास ज्यादा हो सकता है? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो हमेशा याद रखना कि भाई मास जो होगा ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम होगा। क्यों? जरा सोचो कि एक्चुअल में ये सेम बॉडीज थी, अब इसमें क्या हुआ? कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब बनती है? कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज जब बनती है जब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर हो जाए। तो अगर मैंने कहा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तब जाके ये बॉडी पॉजिटिव बनी और तब जाके ये बॉडी नेगेटिव बनी। बात समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खुद का भी तो कुछ मास होगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का भी कुछ मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब गए तो अपने, अरे मैं कह रहा हूं कि भाई मैं जा रहा हूं यहां से यहां, तो मेरे साथ मेरा 70 केजी मास या वेट गया ना। बात समझ रहे हो ना? तो बस वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपने साथ खुद का शरीर लेके नहीं जाता। क्या जाता है? तो उसको शरीर का कुछ मास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो साथ में मास भी लेके जाता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम तो इसका मास भी कम, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इसका मास भी ज्यादा। दोनों बॉडीज पहले आइडेंटिकल थी, हम ये ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। क्लियर है? तो अब हमेशा याद रखो कि जब चार्जिंग प्रोसेस होती है तो दो बॉडीज में मास का ट्रांसफर भी जरूर होता है। इलेक्ट्रॉन जिसके पास पहुंचते हैं उसका मास बढ़ जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जिससे निकलते हैं उसका मास कम हो जाता है। ठीक है, चलिए ना, तो हमेशा याद रखना नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होता है। नाउ इसके बाद देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट, that means it does not depend on frame of reference. Charge is invariant guys, charge invariant है, मतलब चार्ज वेरी नहीं करता किसी भी रेफरेंस फ्रेम से। आप देखिए, मान के चलो कि चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे मान के चलो मैंने कहा था ना कि अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सुना होगा कि अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है आगे बढ़ रहे हैं, सामने से कार आ रही है 100 मीटर पर सेकंड से, तो भाई सामने वाले को लगेगा कि क्या बंदा पागल हो गया, ये कितनी तेज दौड़ रहा है, जबकि खुद वो इतनी तेज दौड़ रहा था। हाँ, तो वेलोसिटी जो होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है। हेलीकॉप्टर से देखोगे तो कुछ और दिखेगी, ट्रेन से देखोगे तो कुछ और दिखेगी, ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो कुछ और दिखेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन चार्ज जो होता है, चार्ज इज अ इनवेरिएंट प्रॉपर्टी गाइस, चार्ज वेरी नहीं करता, आप कहीं से भी देखो। ठीक, तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए भाई आगे बढ़ जाएंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो सर अभी तो आपने बता दिया ना कि अगर मुझे चार्ज करना है तो मैं दो बॉडीज को घिसूंगा, चार्ज हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमें समझना है कि चार्जिंग के जो मेथड होते हैं वो 3 टाइप से हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। एक तो जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से घिसो, दो बॉडीज जो है चार्ज हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे बेसिक मेथड है। आपसे पूछा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज, तो आप लिख देना फ्रिक्शन। नाउ अभी देखो फ्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नाउ अभी देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, किसी बॉडी को टच करा के भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे, आप यहां पर लिख देंगे कि भाई एक्चुअल में देखिए क्या है यहां पर, बाय रबिंग, बाय रबिंग, दो बॉडीज को रब करोगे हाँ तो वहां पर चार्जिंग हो जाएगी। इसके बाद कंडक्शन क्या है, तो बाय टचिंग, अगर आप टच करके बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो ये है कंडक्शन। हाँ, और इंडक्शन क्या है, बाय लालचिंग। हाँ, बाय लालचिंग, अगर आप लालच दे रहे हैं बिना टच किए किसी चीज को काम करा लिया जाए, उन्हें इंड्यूस करना। ठीक, आपने टच नहीं किया लेकिन फिर भी चार्ज कर दिया बॉडी को, तो वो क्या है, वो इंडक्शन है गाइस। तो यहां पर क्या करना, ये क्या है, विदाउट टचिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, विदाउट टचिंग। क्या है गाइस, बिना टच किए बॉडी को चार्ज करना ही चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये दो प्रोसेस कैसे होती हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन देखो कि ये मेरे पास एक नॉर्मल सा, मैं बोल सकता हूं कि बॉडी ए है, ठीक, और ये मेरे पास एक बॉडी बी है। अब इस बॉडी बी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बॉडी बी के पास क्या है,
इस बॉडी बी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो आप समझते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। गाइस क्या करते हैं? सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। बोला एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हाँ, सिमिलर चार्जेस हमेशा करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। बात समझे ना? चलिए, तो यहां पर क्या है भाई, नेचर का नियम है ये तो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं वाली बात छोड़ना यहां पे। हाँ, तो यहां पे समझो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो चाहते हैं कि जल्दी से ये जो एक इकट्ठे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है ना, वो खाली हो जाएं। तो जैसे ही आप इस बॉडी को इससे टच कराओगे, वैसे ही क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे, ठीक। तो इसके पास भी कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो टच करने से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चले जाएंगे और इसके पास कैसा चार्ज पहुंच जाएगा? नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक। तो आपको बस यही चीज यहां पे समझनी कि कंडक्शन का मतलब है टच करके चार्ज करा देना। इंडक्शन में क्या होता है कि बिना टच कराए बॉडी को चार्ज करना इंडक्शन होता है। तो हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए जरा, अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, आपको जो है यहाँ पे चीजों को समझने की जरूरत है। तो जैसे मान के चलो, इंडक्शन में क्या होता है कि ये मेरे पास एक मेटल का कंडक्टर है, मेटल है, और ये मेरे पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, और ये इस तरह से प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान दो जरा, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये इस तरह से प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि भाई यहां पर जो है मैं एक लेकर के आया नेगेटिवली चार्ज रॉड, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अभी क्या होगा कि ये मेटल है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, अभी देखना कि जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है ये क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन्स को करेगी रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे इस साइड। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन, देखो नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को तो रिपेल करेगी। जरा सोचना, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। चलिए, यहां पहुंच गए, ठीक। इलेक्ट्रॉन ने रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? यहां गए। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो यहां क्या बचा? पॉजिटिवली चार्ज। तो हम आसान से शब्दों में कह देते हैं कि इस नेगेटिव ने खींचा तो पॉजिटिव यहां आ गया और नेगेटिव यहां आ गया। बात क्लियर है? अभी देखो, अभी क्या ये बॉडी, क्या ये मेटल चार्ज हो गया? बोलो सर, हो गया। गलत। अभी देखिए, इस मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि अभी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से अर्थ में ट्रांसफर करा दें बाया अर्थिंग प्रोसेस। अर्थिंग प्रोसेस क्या होती है कि भाई देखो, जब हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, अर्थ से कंडक्टिंग वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दें विद अ चार्ज्ड बॉडी, तो क्या होता है कि अर्थ धरती तो माता है भाई, अगर आपको जरूरत है तो आप चार्जेस इससे ले सकते हो, आपको जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा चार्जेस इसको दे सकते हो। तो यहां पर क्या है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो है ना, ये वैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, धरती माता ने कहा आजा बेटा, मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेती हूं। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में ट्रांसफर हो गए। बोला सर क्या ये पॉजिटिव भी ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक मजबूत अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, उसके बाद इमीडिएटली आप इस वायर को हटा दें। बोला सर हमें कैसे पता पड़ेगा? 1 मिनट के लिए, 1-2-4 सेकंड के लिए कनेक्ट करो, तुरंत चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा 2 सेकंड में ही, ठीक। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इस अर्थिंग वायर को हटा दें और आपके पास सिर्फ एक और क्या करें, फिर भले ही आप ये इंसुलेटिंग ये सब कुछ था, अब आप इसको जो चार्ज, आपने अर्थिंग वायर हटा दिया, इस मेटल इसको दूर लेके चले गए, ठीक। चाहे दूर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप इसको अलग अलग कर देंगे तो आप पाएंगे कि इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। बात समझ में आ रही है? आपने अर्थिंग के बाद अर्थिंग वायर को हटा दिया, इलेक्ट्रॉन तो चले गए थे, सिर्फ इसके पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये तो हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक और जो मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय म्यूचुअल इंडक्शन। चार्जिंग बाय म्यूचुअल इंडक्शन, चार्जिंग बाय म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? चार्जिंग बाय
म्यूचुअल इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो मेटल स्फीयर होंगे, दो स्फीयर आप मान के चल सकते हैं यहां पे, और यहां पर मैं एक लेकर के आया। अब देखो दोनों स्फीयर चार्ज हो जाएंगे। मान के चलो कि मैं यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। चलिए हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक। हमने मान लिया दोनों स्फीयर एक दूसरे कनेक्टेड हैं। ये इन दोनों का इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया, इंसुलेटिंग है, इसका मतलब चार्ज जो है नीचे नहीं जाएगा। चलिए अभी क्या हुआ कि यहां पर जैसे ये प्लस चार्ज आया, ये माइनस जो है इस साइड अट्रैक्ट हो गए, इसके कारण से यहां बन गया पॉजिटिव आ गया। अब क्या हुआ, इस वाले के पॉजिटिव के कारण इसके माइनस यहां आ गए, ठीक। तो यहां क्या बन गया, तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अभी क्या हो सकता है, अभी यहां पर कि भाई देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सीन कुछ ऐसा होगा, कि भाई ये देखो यहां पर तो इसके पास तो नेगेटिव है और इसके पास यहां पर पॉजिटिव रहेगा, ठीक। इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप जो है इसको हटा भी देंगे, पहले इन दोनों को सेपरेट कर दें। सेपरेट कर दोगे तो इसके पास देखो ऐसा नहीं होगा क्या सर कि ये वाला जो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये प्लस इस माइनस को इस साइड खींच के रखा हुआ है। बात समझ में आ गई ना, ये प्लस माइनस इस साइड खींच के रखा हुआ और ये प्लस के रिपल्जन फोर्स के कारण इस साइड नहीं आएंगे। तो अब आप इन दोनों को सेपरेट कर दोगे तो ये यहां पर चार्जिंग बाय म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, मतलब ये दो जो चार्जेस हैं ये प्लस माइनस यहां पे बने रहेंगे। क्लियर, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ जाएंगे। तो हाउ चार्ज गेट्स ट्रांसफर ऑन कनेक्टिंग टू आइडेंटिकल स्फीयर। अब ये क्वेश्चन है कि मान के चलो कि मेरे पास ये एक चार्ज है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठाएं। अगर मेरे पास ये एक स्फीयर है, वेट, अगर मेरे पास ये एक स्फीयर है A और मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है ये B, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं एक वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, दोनों ही मेटल के बने हुए हैं, तो आप ये बताइए कि इसके पास अगर चार्ज है, मान के चलो Q, ठीक, और इसके पास चार्ज है +4Q। तो देखो इसके पास आप कहेंगे सर ज्यादा चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है, तो चार्ज ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहां से यहां ही फ्लो होगा, ठीक। तो आप बोलेंगे सर इसके बाद दोनों का अगर हम कनेक्शन हटा दें दोनों पे कितना कितना चार्ज बचेगा, तो आप याद रखेंगे दोनों पे 2.5। अच्छा बोला सर ये तो मैं पता ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आधा आधा कर देंगे। लेकिन हमेशा याद रखो कि भाई ये दोनों जो है ना, अभी के लिए आप याद रखिए कि इनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये कैसे हैं, ये आइडेंटिकल, कैसे हैं, आइडेंटिकल स्फीयर हैं। अगर ये आइडेंटिकल स्फीयर हैं सिर्फ तब ही ऐसा होगा, अदरवाइज चाहे चार्ज ज्यादा हो तुम्हारे पास या चार्ज कम हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देखेंगे। और याद रखना ऐसा नहीं होता कि बड़ा वाला स्फीयर है तो हमेशा इसका पोटेंशियल हायर होगा, या छोटा वाला है तो हमेशा इसका पोटेंशियल जो है लोअर होगा। ऐसी गलतफहमी में ना रहना, हम आगे इसको समझेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि अगर चार्ज अभी जो है आइडेंटिकल स्फीयर है तो क्या होगा कि दोनों पे चार्ज आधा आधा आ जाएगा, और आधा आधे चार्ज का मतलब होता है कि भाई यहां पर क्या है, आइडेंटिकल का मतलब दोनों की रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक, दोनों मेटल के बने हुए सेम टाइप ना। तो यहां पे Q + 4Q डिवाइडेड बाय 2, तो चार्ज आ गया 2.5Q। चार्ज कितना आ गया, 2.5Q। बात क्लियर है, मतलब 2.5 कूलम। तो अगर हम हटा देंगे तो यहां पे भी जो चार्ज है वो इतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.5 कूलम। बात क्लियर हो रही है ना। चलिए तो अभी हम बढ़ जाएंगे
आगे ठीक। तो आपने क्या कहा कि अगर आप दो स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो चार्ज है वो दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से किसी की रेडियस कम ज्यादा हुई तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये बात अभी आप दिमाग में बिठा के रखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। भाई विच इज मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई देखो ऐसा है कि अगर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जरा सोचो, जरा सोच के तो देखो, जरा सोच के देखो कि भाई मान के चलो कि ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अरे ये हम कहां पहुंच गए, ये हम कहां पहुंच गए। चलिए भाई, तो देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा था, बहुत बढ़िया लगता है मुझे जब मैं ये पुरानी वीडियोस देखता हूं कि आप लोग सपोर्ट से यहां तक हम पहुंच पाए। तो देखो मैं अगर बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ये जो चौक के जो पार्टिकल्स हैं, जरा सोचो, ये जो चौक के जो पार्टिकल्स हैं, क्या इन पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा? ये चौक को भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ नीचे खींचने की कोशिश कर रही होगी ना, ग्रेविटी कारण। लेकिन क्या ये चौक के पार्टिकल नीचे खींच के गए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो चौक और बोर्ड के बीच में ना इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वहां पे भी हमने फ्रिक्शन किया। ठीक ना? तो ये जो चौक के पार्टिकल हैं, इसको ग्रेविटी ने नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन ये नीचे नहीं खींच पाया। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम वैसे भी जानते हैं कि वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा, एक और चीज आपने देखा कि मैंने एक बलून लिया और उस बलून को ले जा करके दीवार से चिपका दिया। कहां गया भाई हमारी स्लाइड? ठीक ना? वेट नाउ। तो अभी आप ये देखिए कि हमने देखा कि एक बलून को हमने दीवार से चिपका दिया, तो इस बलून को अर्थ जो है ये नीचे खींचने की कोशिश कर रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दीवार से चिपकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी आप ये समझो कि बलून को क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ला पाई? नहीं। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता रहा तब तक ये चार्ज नहीं आगे बढ़ पाया। ठीक है, मतलब जब तक ये बलून नीचे नहीं आया। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि भाई कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हैं कि भाई ए बलून विच इज चार्ज कैन बी कनेक्टेड या रिमेन्स अटैच्ड टू द वॉल while gravitational force tries to take it down, but it does not come down. Okay, that means इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना? चलिए भाई याद रखेंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी? अट्रैक्शन रिपल्सन। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका जवाब क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, उसके बाद जवाब दो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज्ड बॉडी? देखो हमेशा याद रखो, अट्रैक्शन या रिपल्सन। देखिए जरा, मैं आपको यहां पर कहता हूं कि मेरे पास एक पेपर है और मेरे पास एक चार्ज रॉड है। ठीक, अब मान के चलो कि ये जो पेपर है ना, पेपर के बीच में और इस रॉड के बीच में ना अट्रैक्शन दो केसेस में हो सकता है। अगर ये पेपर नेगेटिवली चार्ज है तब भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और अट्रैक्शन जो होगा ना, अट्रैक्शन तब भी अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ना। लेकिन अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इसके पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तब भी ये बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पेपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड को आ जाएंगे, इस साइड को आ जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है सारे इस साइड को आ गए तो यहां पे क्या बचा? ओहो, यहां पे क्या बचा? यहां पे बच गया पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। समझे? तो यहां पर जो है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो बोला सर पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन नहीं होगा क्या? देखो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत कम है, जबकि पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर रिपल्सन फोर्स ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण से नहीं लग पाएगा, या कहूंगा कि भाई कम होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या बनेगा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन जो होता है ये कब हो सकता है? एक चार्ज्ड बॉडी, एक बॉडी अगर चार्ज्ड है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तब भी अट्रैक्शन हो सकता है।
ठीक, लेकिन रिपल्जन का तो श्योर है कि रिपल्जन सिर्फ जब ही होगा जब दो बॉडी सिमिलर चार्ज होंगी। जब दो बॉडी सिमिलर चार्ज हैं, सिमिलरली चार्ज हैं, सिर्फ तभी रिपल्जन हो सकता है। मतलब अट्रैक्शन कभी भी हो सकता है, वेदर इन न्यूट्रल और इन अपोजिट चार्जेस, लेकिन जो रिपल्जन है वो सिर्फ कब होगा? रिपल्जन सिर्फ होगा इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस। तो यहां पर याद रखिए, व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी? तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि भाई ये बॉडी, ये जो रिपल्जन जो होगा, रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट। भाई पेपर ये चार्ज है कि नहीं? अट्रैक्शन होगा तो भी चार्ज हो सकता है, ठीक, और न्यूट्रल होगा, सॉरी ऐसा बोलना चाहिए, अगर ये ऑपोजिटली चार्ज है तब भी अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल होगा तब भी अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो हम इस तरह से नहीं पहचान पाएंगे चार्ज है कि नहीं, क्योंकि न्यूट्रल होगी तो अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर रिपेल किया तो 100% हम श्योर है कि भाई ये चार्ज होगा ही। तो रिपल्जन इज श्योर टेस्ट, रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, व्हाई व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैव मेटेलिक चेन टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। तो आपको बता दें कि भाई जैसे मान के चलिए, हालांकि अब इस तरह की चीजें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको बता दें कि मान के चलो कि ये एक टैंकर है, ठीक, ये कोई मतलब इनफ्लेमेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल लेके जा रहा है जिसमें जल्दी आग लग सकती है, गैसोलीन वगैरह, पेट्रोल वगैरह ये लेके जा रहा है। अब मान के चलो, हाँ, ये ड्राइवर बना देते हैं सुंदर सा, ठीक, अब इस ड्राइवर को जो है प्रेशर बना हुआ है, इसका बहुत स्पीड में जा रहा है, गर्मी लग रही है, बोला बीच में उतर के जो है कहीं पे कर भी नहीं सकता है, ठीक। तो अभी क्या हुआ, ये ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि मान के चलो इस ड्राइवर को जाना है बहुत स्पीड से, ये भाग रहा है एकदम जो है बेंज वाले ट्रक में, और इसकी जो स्पीड है ना, मर्सिडीज का ट्रक है मस्त, ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर। तो अभी क्या होगा ना कि ये इस टैंक में ना ऐसे गैस है, जल्दी से आग लग जाएगी अगर इसमें जो चार्ज वार्ज ज्यादा होगी तो, ठीक। तो अभी क्या होगा ना कि बहुत तेज गर्मी के टाइम पे हाईवे पे चल रहा है, एकदम लू चल रही है, और इस वो जो गर्म हवा है ना, प्रेशर ही बन रहा है, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि जो गर्म हवाएं जो आएंगी दोनों साइड से, यहां से बाहर से, तो गर्म हवाएं जो आएंगी ना, वो क्या करेंगी, इस ट्रक की बॉडी के साथ फ्रिक्शन करेंगी, जिसके कारण क्या होगा ना, जिसके कारण क्या होगा ना कि जो एयर जो है ना, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जा सकती है, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जा सकती है, या एयर इसको इलेक्ट्रॉन देके जा सकती है। यहां पर ना इसकी बॉडी के बीच में और एयर के बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है, तो अल्टीमेटली ट्रक हो जाएगा चार्ज। अल्टीमेटली ट्रक क्या हो जाएगा, ये ट्रक हो जाएगा चार्ज। मैंने कहा चलो मान के चलो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ट्रक पे। अभी होगा क्या कि अगर इस पे बहुत ज्यादा चार्ज आ गया, बहुत चार्ज आ गया, बहुत सारा चार्ज आ गया, तो ड्यू टू रिपल्जन भाई धमाका हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज आ गया, इनफ्लेमेबल मटेरियल इसके अंदर है, तो भाई कोई भी डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। तो जरूरत ये होती है कि भाई इसके चार्ज को ट्रांसफर करा जाए अर्थ तक, ठीक। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे और यहां पर चलो यहां, अरे वाह तो ये जो है ना, इस तरह से हमने मेटल की चेन लटका के रखी हुई है, मेटल चेन लटका के रखी हुई है। तो मेटल की चेन अगर हमने लटका के रखी होगी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अर्थ, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, ये अर्थ से कनेक्टेड है। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इसके जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आए होते तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाते, इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते, अर्थ में चले जाते। अभी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कहा जाता है कि भाई व्हाई व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल शुड बी कनेक्टेड टू द मेटल चेन। तो उसका रीजन क्या है, टू ट्रांसफर चार्ज। इसका रीजन क्या है, टू ट्रांसफर एक्सेस चार्ज ऑफ व्हीकल टू द ग्राउंड। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए, बहुत सुंदर, ठीक नाउ। लेकिन क्या होता है कि आजकल हम इस तरह की चीजें नहीं देखते हैं कि व्हीकल में इस तरह के जो है चेन वगैरह लटकी हो, क्योंकि अब जो मटेरियल्स हैं, जो टायर्स हैं, इनमें ही हम कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करके इन टायर्स को बनाते हैं। तो अब इस तरह की चेन लटकती हुई आप नहीं देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब इस तरह के जो है ना
टायर को कंडक्टिंग बना दिया तो जो चार्ज होता है वो टायर के थ्रू ही अर्थ में चला जाता है। ठीक नाउ अच्छा एक और इसमें क्वेश्चन बन जाता है सेम टाइप का कि जो एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन की जब लैंडिंग होती है, मतलब जब एरोप्लेन जो है हवा से उड़ के जब नीचे आ रहा होता है तो आप देखते हैं कि उसके जो व्हील्स होते हैं, मतलब उसके जो टायर्स होते हैं, ये बहुत धड़ाम से क्रैश करते हैं। और ऐसा होने से क्या हो सकता है, ऐसा होने से भाई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होने से क्या होता है कि वो टायर्स हो जाएंगे चार्ज्ड। तो वहां पे तो भाई बहुत जल्दी आग लग सकती है। आग क्यों लग सकती है? जो रबर जो है ना वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर और इंसुलेटिंग मटेरियल पे चार्ज एक जगह इकट्ठा रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो उस केस में क्या होता है ना कि आग लग सकती है, और आप जानते हैं कि भाई एरोप्लेन में अगर आग लग गई तो बुझाना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ना साइकिल है जो ब्रेक लगाई और रोक ली, ठीक। तो उस केस में क्या होता है कि जो टायर्स हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल के, ताकि इसमें जो है ना फ्रिक्शन के कारण चार्ज हो वो चलेगा। लेकिन ये जो अगर इसमें कंडक्टिंग मटेरियल मिक्स कर दिया जाए, रबर में कंडक्टिंग कंपाउंड्स मिक्स कर दिए जाए, तो जो चार्ज जो होता है ये अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह से आग लगने का जो खतरा होता है ये इसको रोका जा सकता है। ठीक। कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर? क्या लगता है? अच्छा एक चीज याद रखो, पॉजिटिव चार्जेस या मैं कहूं टू प्रोटॉन्स कैन नेवर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि टू प्रोटॉन कैन नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, एक जो है छोटा सा इसमें मैं कहूंगा ये छोटा ट्विस्ट है, लेकिन आप अभी के लिए आप इसको भूल जाए मेरी बात को। ठीक। याद रखो, दो प्रोटॉन भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कब, जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 1 फर्मी 2 फर्मी 3 फर्मी तक हो। समझ गए ना, मतलब इनसाइड न्यूक्लियस। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन चीज, कैन टू पॉजिटिवली चार्ज नॉर्मली अट्रैक्ट ईच अदर? आंसर इज नो, लेकिन आंसर इज यस। ठीक। अगर एक बॉडी, यस, इन केस इफ वन बॉडी इज कंपैरेटिवली very larger than अदर बॉडी। देखो ये एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन है ये हो जाता है कब, जैसे मान के चलो कि ये बॉडी ना बहुत छोटी सी है, ऐसे मान के चलो ये बॉडी बहुत बड़ी है, ठीक, और एक ये बॉडी ना, ये बॉडी बहुत छोटी है, ठीक। इसके पास ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब, इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसके पास 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या है कि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक। तो हमने इसको बोला पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन तो है। तो अभी क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, मतलब ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो खींचते हैं इतनी ताकत से। तो भाई देखो ऑपोजिट चार्ज का काम क्या है कि दूसरे ऑपोजिट चार्ज को खींचना है, कि नहीं? बोला सर यहां पॉजिटिव है, नहीं बोला मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मैं दूसरे को डाउनग्रेड कराने में मतलब नहीं रखता, मैं खुद की ग्रोथ कराने में मतलब रखता हूं। तो यहां पर ये चीज समझो, यहां पर ये चीज समझिए कि भाई ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींच सकता है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड खींच सकता है। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन फिर भी इनके बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है, अट्रैक्शन पॉसिबल है। बोला सर रिपल्जन, तो एक्चुअल में क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, पॉजिटिव वहां पे, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि जो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज है ना वो पास में आ जाएंगी। हाँ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पास में, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव दूर, तो इनके बीच में रिपल्जन कम हो जाएगा इस समय, ठीक। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट जो है यहां पर इस लेक्चर क्वेश्चन हुए। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आपने अभी तक इस लेक्चर को शेयर नहीं किया हुआ है, तो आपका कम से कम, अगर आप मन बना रहे हो कि भाई मैं रेगुलरली वीडियोस देखूंगा, तो बस आप इतना काम कर सकते हो कि इस वीडियो को कम से कम अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके पास हैं
कम से कम 10 स्टूडेंट तक तो इसको शेयर करो, क्योंकि देखो बोला सर लालची हो बड़े नहीं, तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो अपन जो है बड़े बड़े लेक्चर्स हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर्स बाकी लोगों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि अगर ये लेक्चर्स पहुंचेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कमेंट आता है कि सर आपका चैनल मुझे बाद में मिला तो अभी बड़ा दुख हो रहा है, तो उनको चैनल मिल जाना चाहिए पहले। तो इसमें आप करेंगे मेरी मदद, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और जब हम नई वीडियोस बनाए उन पर थोड़ा सा जो बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आए तो फिर और भी ये सीरीज को चलाने में बहुत मजा आने वाला है गाइज। तो बस यही कहूंगा आज इस वीडियो को इतना ही। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो नोटिफिकेशन बेल को अभी हिट कर दो, अगर अभी भी नहीं आ रही तो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना और उसमें ऑल को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन में। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह का पर्सनल डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इतना हुआ? हाँ जी, तो आपके लिए अब एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियोस होंगे कंप्लीट 12th के, इसी एक ही प्लेलिस्ट में हम ऐड करने वाले हैं, तो आपको यहां पर किसी भी तरह की जो है लेक्चर्स को ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक यू।